Hello, welcome to Legal Awareness web series. प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज ब्लैक लॉज कहलाते हैं। लोगों ने जुर्म नहीं किया लेकिन सरकार उनको अरेस्ट कर लेती है। पूरी दुनिया में इन लॉज को लिबर्टियंस बहुत शक की नजर से देखते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेजों ने बनाया और जलियांवाला बाग में जो लोग मौजूद थे वो इस रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे जिनके ऊपर गोलियां चलाई गईं। लेकिन आजादी के बाद हमने लगातार प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बनाए और ज्यादातर स्टेट्स ने बनाए और कितने इनोसेंट लोगों को हमने जेलों में महीनों बंद रखा है जिन्होंने अभी कोई क्राइम नहीं किया। अंग्रेजों ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया 1939 का। देश आजाद हुआ, लिबर्टी प्रीएम्बल में आ गई, आर्टिकल 21 आ गया, संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को। एक महीना पूरा हुआ 26 फरवरी 1950 हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया। हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों की जेलों में रहे, फिर भी अभी संविधान सभा ही है जो देश की संसद की तरह कार्य कर रही है। लेकिन इस तरीके के लॉज बनाए जा रहे हैं जहां सरकार जिसको चाहे बंद कर दे। 1969 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट खत्म हुआ 31 दिसंबर 1969 को। फेमस ए.के. गोपालन का जो केस है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना नैरोअर इंटरप्रिटेशन लिया और यह कह दिया कि अगर कोई लॉ है और उसके तहत आपको बंद किया गया तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। 28 साल लगे मेनका गांधी डिसाइड होने में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इनफ नहीं है कि कोई लॉ है बल्कि उस लॉ को जस्ट, फेयर, रीजनेबल और नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए। मीजा बनाया गया 1971 में, जनता गवर्नमेंट आई और उसने इसे खत्म किया। तमाम अपोजिशन लीडर्स मीजा के तहत इमरजेंसी में बंद हुए। कॉफी पूसा बना 1974 में। 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA आ गया जिसके मिसयूज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत कुछ कह चुकी है चंद महीने पहले। 1985 में टाडा आ गया, 2002 में पोटा आ गया। यूपा 1967 में था लेकिन उसे बहुत सख्त कर दिया हमने 2008 में। और फिर कई स्टेट्स ने अलग अलग कानून बनाए। आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट पासा, गुजरात का। क्या है इस लॉ में, इस पे बात होगी। ये भी 1985 का लॉ है। 86 में कुछ अमेंडमेंट हुए, 2000 में कुछ अमेंडमेंट हुए। जो केस मेरे सामने है उस पर मेरे कलीग मुरली कर्णम और मेरी स्टूडेंट नताशा सिंह ने आर्टिकल लिखा है। बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, आप उसे पढ़ें। उनके इस आर्टिकल की वजह से मुझे यह आइडिया आया कि मैं आज प्रिवेंटिव डिटेंशन पर आपसे बात करूं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है राखी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है ये एबोरेंट है रूल ऑफ लॉ को, ये डेमोक्रेसी के विरुद्ध है। ऐसा कोई लॉ अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, सिवाय तब जब जंग हो रही हो। और कोर्ट कह चुकी है हम मजबूर हैं कि संविधान का आर्टिकल 22 क्लॉज 3 परमिट करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसलिए हम इसको असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते, लेकिन इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए इन वेरी नैरो लिमिट्स। ये सुप्रीम कोर्ट का आइडिया है। इसी तरीके के व्यूज हाई कोर्ट्स के हैं, लेकिन जो हमारे यहां हो रहा है वो शर्मनाक है। स्टेट आफ्टर स्टेट जो हमको लगता है कि कुछ इनकन्वीनियंट है, सरकार के लिए कोई परेशानी का बाइस बन सकता है, उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में बंद कर देते हैं। यूपा का जो मिसयूज हो रहा है वो जग जाहिर है। ऐसे ही टाडा का, पोटा का मिसयूज
कई स्टेट्स में होता रहा, गुजरात में भी होता रहा। टेररिस्ट नहीं बंद हुए, ट्रेड यूनियन लीडर्स, बच्चे, बूढ़े, औरतें, छोटे छोटे माइनर क्राइम्स करने वाले लोग, उनके ऊपर यह लॉ लगा दिया जाता है ताकि बेल ना हो पाए। यूपी में आपने देखा कि 120 में से 95 केसेस एनएसए के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी। ज्यादातर लोगों पर काऊ से रिलेटेड केसेस लगा दिए गए। जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 120 केसेस में हैबियस कॉर्पस के, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इस्तेमाल हुआ था, 94 डिटेंशंस को क्वैश किया। काउ स्लॉटर नंबर 1 पे था इसमें, जब एनएसए लगाया जा रहा है 41 केसेस में लगाया गया वो, और इसमें ज्यादातर लोग जो थे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा ये सबूत है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के मिसयूज का कि अब सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर आर्टिकल 22 है, लेकिन इसके सिलसिले में एक रीथिंकिंग जरूर होनी चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट का मामला है। एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने किसी को कोविड की सेकेंड वेव के दौरान रेमडेसिविर दे दिया और उसके ऊपर यह लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन का लगा दिया गया पासा, और 100 दिन से ज्यादा वो डिटेंशन में रहा। जब मामला गुजरात हाई कोर्ट में पहुंचा तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि यहां चंद इंजेक्शंस की बात हो रही है जो एक डॉक्टर ने लगाए, उसका क्या होगा जो 5000 इंजेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी ने बांटे। जस्टिस परेश उपाध्याय ने कहा कि आप नागरिकों को डरा रहे हैं, डॉक्टरों के खिलाफ पासा का इस्तेमाल हो रहा है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, एनार्की बढ़ गई है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा इंडिक्टमेंट था सरकार का। यह मामला है डॉक्टर मिथेश ठक्कर का, उनके ऊपर पासा लगाया गया एक एफआईआर का कि साहब ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं रेमडेसिविर की। आपको मालूम है कि जिस इंसिडेंट की बात हो रही है कि 5000 इंजेक्शंस बांटे गए, उसमें बीजेपी के प्रेसिडेंट सीआर पाटिल इन्वॉल्व थे। सूरत का मामला था, बीजेपी के ऑफिस से वो बटे थी दवाएं। बीजेपी के एमएलए ने गुजरात हाई कोर्ट में कहा कि भाई ये हमने कंपैशन और ह्यूमैनिटी की ग्राउंड्स पर लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए बांटा है। और गुजरात की जो सरकार थी उसने भी इस एक्शन को डिफेंड किया और यह कहा कि साहब कोई लॉ वायलेट नहीं हुआ इस बांटने से, ये बांटें तो किसी लॉ का वायलेशन नहीं। और एक डॉक्टर पे इल्जाम कि वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। मिथेश ठक्कर वडोदरा के मशहूर डॉक्टर हैं, 3000 कोविड पेशेंट्स को उन्होंने ट्रीट किया है और उनके ऊपर ये सस्पिशन और संदेह कि एक रेमडेसिविर उन्होंने बेचा, उनके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ लगाया जाना, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल साफ जाहिर कर रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की कोई जगह एक डेमोक्रेटिक लिबरल सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। अब आपको स्टैटिस्टिक्स जो मुरली कर्णम ने अपने आर्टिकल में भी कोट किए हैं, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से आई है ये स्टैटिस्टिक्स कि 2 सालों के अंदर 5402 लोगों को पासा के तहत डिटेन किया गया। और मुरली कहते हैं कि यह डेटा सब्सटेंशिएट हो रहा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, जो भारत सरकार की रिपोर्ट आती क्राइम्स इन इंडिया, क्योंकि 2018 में 2315 और 2019 में 3308 गुजरात के लोग पासा के तहत बंद किए गए। देश में गुजरात
सेकेंड हाईएस्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन के मिसयूज में, और तमिलनाडु नंबर 1 पर है। हम वीडियो बना चुके हैं तमिलनाडु के बारे में, पुलिस ब्रुटैलिटीज के बारे में, अब तो फिल्म भी बन गई, उस फिल्म के बारे में अगले वीडियो में आपसे बात होगी। मैं समझता हूं कि गुजरात हाई कोर्ट की जो सख्त ऑब्जर्वेशंस हैं वो बिल्कुल ये साफ जाहिर करती हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का किस तरीके से मिसयूज होता है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के वजह से कितनी जबरदस्त पावर एग्जीक्यूटिव ने अपने हाथों में एज्यूम कर रखी। आप इस एक्ट को अगर पढ़ें, ये 1985 का एक्ट है, तो इसकी प्रिएम्बल में कहा जा रहा है कि साहब एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ बूटलेगर्स, डेंजरस पर्सन, ड्रग ऑफेंडर्स, immoral traffic offenders and property grabbers for preventing their anti-social and dangerous activities prejudicial to the maintenance of public order। आप सोचिए इन सारी चीजों पे जो इसमें क्राइम्स बनाई जा रही हैं उन पे तो ऑलरेडी लॉज हैं। ड्रग्स के बारे में तो आपको मालूम ही है, सारे देश ने आर्यन खान के केस में फॉलो किया है एनडीपीएस, वो भी 1985 का ही लॉ है, ये भी 1985 का लॉ है। इस लॉ की जरूरत क्या है अगर एक पूरा लॉ है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट पर। माना कि गुजरात में नशाबंदी है, बड़ी वाइड डेफिनेशन बूटलेगर की मीन्स अ पर्सन हु डिस्टिल्स, मैन्युफैक्चर्स, स्टोर्स, ट्रांसपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट्स एनी लिकर, intoxicating drug or other intoxicant in contravention with any provision of Bombay Prohibition Act 1949। क्रूएल पर्सन की बहुत वाइड डेफिनेशन, डेंजरस पर्सन की बहुत वाइड डेफिनेशन, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया वो सेक्शन 6 ने किया पास आके। आपको मालूम है कि लॉ कुछ ये है कि जब आप अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट 2 तरह की होती हैं। एक है प्यूनिटिव डिटेंशन, आपके खिलाफ कोई जुर्म साबित हो गया, अदालत ने आपको कोई सजा दी, सेंटेंस दिया, आप जेल में। यह भी एक अफसोस की बात है कि हमारी जेलों में 66% लोग यानी 2/3 लोग ऐसे हैं या उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ। तो जो प्यूनिटिव डिटेंशन है उसमें भी 2/3 लोगों को अभी क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता, दे हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी। और अब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने जुर्म किया ही नहीं, आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उनको अरेस्ट कर रखा है, उनकी बेल नहीं होती। आर्टिकल 22 में देखेंगे आप तो अरेस्टेड पर्संस के राइट्स की बात हो रही है। प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत अगर आप अरेस्ट हुए हैं किसी भी जुर्म के लिए तो आपका राइट है कि आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताई जाएं। आपका राइट है कि आप जिसे चाहें लीगल प्रैक्टिशनर को चुन लें जो आपको डिफेंड करेगा। आपका राइट है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। मजिस्ट्रेट या तो आपको छोड़ देगा या रिमांड को, डिटेंशन को बढ़ा देगा। लेकिन ये राइट्स जो हैं ये एनिमी एलियन को और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट होते हैं उनको नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो बात कही कि हम क्या करें, हम इसे अनलॉफुल नहीं करार दे सकते, हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दे सकते आर्टिकल 22 की वजह से। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आए तो संविधान ने यह कहा कि यह 3 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। 44th अमेंडमेंट हो रहा है 1978 में, 3 महीने को 2 महीने किया जा रहा है। 1978 का अमेंडमेंट आज तक नोटिफाई नहीं। 21 इयर्स ये और 22 इयर्स वो, 43 इयर्स तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने नोटिफाई नहीं किया। यह हमारा कमिटमेंट है आजादी को और लिबर्टी को। 3 महीने से ज्यादा आप तभी कंटिन्यू कर सकते हैं जब एक एडवाइजरी बोर्ड हो, उस एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस जो रहे हैं वो रहे हों।
फिर भी ये राइट है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट की जाएं। राइट होगा रिप्रेजेंटेशन करने का अरेस्ट के खिलाफ। जो फैक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हैं उनको रिवील नहीं किया जाएगा, और किसी भी फैक्ट को सरकार कह देती है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा अगर हमने रिवील किया, और कोई फैक्ट रिवील नहीं किया जाता। जो सेक्शन 6 है पासा का, इसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। पढ़ के हैबत होती है, डर लगता है। एक संविधान के स्टूडेंट होने की हैसियत से मैं परेशान होता हूं। सेक्शन 6 कहता है कि साहब अगर किसी को अरेस्ट किया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, और अरेस्ट करने की 2 या उससे ज्यादा ग्राउंड्स हैं, तो यह माना जाएगा कि अरेस्ट जो है वो हर ग्राउंड पे सेपरेटली जस्टिफाइड है। फिर इसके सेक्शन ए में कहा कि डिटेंशन ऑर्डर जो है, गौर से सुनिए, इट शैल नॉट बी डीम्ड इनवैलिड। उसे इनवैलिड नहीं माना जाएगा, इनऑपरेटिव नहीं माना जाएगा अगर एक या ज्यादा ग्राउंड्स वेग हैं, नॉन एग्जिस्टेंस हैं, है ही नहीं वो ग्राउंड। देख लिया आपने एनएसए का जो यूपी में मामला था, जिस पे चाहो काउ स्लॉटर वाले सेक्शंस लगा दो, नॉन एग्जिस्टेंट, नॉट रेलिवेंट, नॉट कनेक्टेड और नॉट प्रॉक्सिमेटली कनेक्टेड विथ सच पर्सन, और इनवैलिड फॉर एनी रीजन वॉट एवर। ये लॉ में लिखा हुआ है। मैं समझता हूं इस सेक्शन को तो 100% एज आर्बिट्रेरी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, इसे स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया है लिमिटेड गवर्नमेंट। जब लोगों की आजादी और स्वतंत्रता और फ्रीडम का मामला हो तो हमारा आइडियल है आर्टिकल 21। जिस तरीके से लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में महीनों महीनों हम अरेस्ट करके रख रहे हैं, उनकी बेल नहीं हो रही है, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स की रैंकिंग्स हैं उनमें हमारे देश की रैंकिंग कम हो जाती है। और मुझे बहुत अफसोस होता है जब किसी भी रैंकिंग में भारत की रैंकिंग नीचे हो। मैं समझता हूं कि गुजरात हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और हमारी सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन अच्छी चीज नहीं है। एक संवैधानिक अमेंडमेंट अगर आ जाए और प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ को रेस्ट्रिक्ट कर लें, जब वास्तव में एक जंग हो रही हो, देश के ऊपर वॉर थोप दी गई हो, तो बहुत अच्छा होगा। और अगर हम इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 44th अमेंडमेंट को नोटिफाई कर दे। इसके लिए किसी संसद में जाने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार अगर ये चाहे तो ये काम 2 मिनट में हो सकता है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।